सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द जेनेटिक्स पार्ट, और उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वी सी रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है। वैसे मैं डीएनए को एक ताजमहल भी बोलता हूँ, क्योंकि ताजमहल इज कंसिडर एज द सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और डीएनए इसलिए एक वंडर है क्योंकि लिटरेचर स्पोर्ट्स की पूरे ब्रह्मांड में किसी दो आदमी का डीएनए पूरे की पूरे एक जैसा नहीं है। तो इट इज अ वेरी वंडरफुल मॉलिक्यूल, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। रियली क्लोज टू माय हार्ट दिस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें कि ये क्या चीज है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ द बेस सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट स्ट्रैंड टू डॉटर स्ट्रैंड। मतलब सिंपल, जो पेरेंट स्ट्रैंड के अंदर एक बेस सीक्वेंस है आपका, उसको हमें डॉटर स्ट्रैंड के अंदर कॉपी करना, इसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और इट बेसिकली रिप्रेजेंट कि इसके वे से हम एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे जो फ्यूचर प्रोजेनी होती है उसको हम ट्रांसफर कर पाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन होता है हमारा एस फेस ऑफ सेल साइकिल। अगर सेल साइकिल की बात करें तो उसके चार फेसेस, गैप 1, गैप 2, माइटोटिक फेस एंड एस सिंथेटिक फेस। तो जो एस फेस है सेल साइकिल का, उसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन देखने को मिलती है। कुछ पेक्यूलियर फीचर है डीएनए रेप्लिकेशन के। सबसे पहला फीचर है, प्लीज रिमेंबर, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि 50% जीन जो हैं वो कंजर्व रहेंगे और 50% न्यूली सिंथेसाइज होंगे। ये कैसे होता है कि पहले जो दोनों पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड हैं वो एक टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, और फिर आगे जब डॉटर मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें हाफ ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड ही कंजर्व रहता है। तो आप इस डायग्राम में देखिए कि ये दो स्ट्रैंड हैं जो ब्लू कलर के हैं। दिस इज बेसिकली अ पेरेंटल स्ट्रैंड जो एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं, और इससे बने एक डॉटर मॉलिक्यूल ये बना, एक डॉटर मॉलिक्यूल ये बना। तो अगर हम देखें इसके अंदर तो 50% मतलब आधा तो ये ब्लू रंग का है और एक स्ट्रैंड है रेड कलर का। ऐसे ही इसमें एक स्ट्रैंड ब्लू कलर का है विच इज ओल्ड स्ट्रैंड, और एक जो रेड कलर का है विच इज कॉल्ड अ न्यू स्ट्रैंड। तो डॉटर मॉलिक्यूल के अंदर 50% तो ओल्ड स्ट्रैंड रहा और 50% न्यू स्ट्रैंड बन गया। तो इसी को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, कि 50% पुराने जीन्स ओल्ड स्ट्रैंड के रहे और 50% न्यू बने। इसका इंपॉर्टेंट है कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में इट शुड ओबे फिडिलिटी। फिडिलिटी का क्या मतलब है कि जो दोनों नए स्ट्रैंड बने हैं इट शुड बी आइडेंटिकल टू पेरेंट डीएनए, कि द टू न्यूली सिंथेसाइज्ड हेलिक्स शुड बी आइडेंटिकल टू पेरेंट डीएनए, कि जैसे वो पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं लगभग वैसे ही स्ट्रैंड हमारे ये डॉटर स्ट्रैंड भी होंगे। इसका क्या मतलब है कि द बेस पेयरिंग रूल शुड बी फॉलो। हमें पता है चरगाव्स का बेस पेयरिंग रूल, कि जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करता है और जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ बाइंड करता है। तो ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल इट शुड बी फॉलोड एंड इट शुड बी मोर एक्यूरेट, जिसको हम कहते हैं फिडिलिटी। बट अगर ये बेस पेयरिंग रूल नहीं होगा तो नेचुरली यहां से आगे जो आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन वो गड़बड़ बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन से जब ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनेगा वो गड़बड़ बनेगा, एंड दिस लीड टू द म्यूटेशन। सो फिडिलिटी मस्ट बी देयर, बेस पेयरिंग रूल मस्ट बी फॉलोड। और दूसरा हमेशा कि जब भी कोई नया स्ट्रैंड बनेगा इट ऑलवेज सिंथेसाइज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूल पे जहां पर एक फॉस्फेट एंड होता है उसको फिफ्थ एंड कहते हैं, और नीचे एक थर्ड प्राइम पे हाइड्रोक्सिल एंड होता है, तो डीएनए हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में रीड किया जाता है, या डीएनए का कोई भी स्ट्रैंड इट ऑलवेज सिंथेसाइज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। एंड डीएनए पॉलीमरेज, प्लीज रिमेंबर,
डीएनए पॉलीमरेज इट या की एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसका एक बहुत बड़ा रोल है, अभी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, तो बड़ा 3 सिंपल स्टेप। शुरू में जी इनिशिएशन, देन इलॉन्गेशन और आखिर में टर्मिनेशन। इनिशिएशन को पहले देखते हैं। तो ये आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें 2 स्ट्रैंड, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का, आपस में कॉइल हैं इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो सबसे पहले इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इट कैन ओनली एक्ट ऑन अ सिंगल स्ट्रैंड, कि वो सिंगल स्ट्रैंड को ही टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो वो इसीलिए हमें दोनों को सेपरेट करना है। दूसरा, जब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से नीचे जैसे दिखाया गया उस तरह से दिखाएंगे कि बीच में एक ये रेप्लिकेशन आपका बबल होगा और यहां पर एक रेप्लिकेशन फॉर्क होगी और एक दूसरी रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरफ होगी, जिसको हम लेफ्ट हैंडेड रेप्लिकेशन फॉर्क या राइट हैंडेड रेप्लिकेशन फॉर्क भी कहेंगे। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। अब इस डीएनए पे वो जगह जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, उस जगह का नाम है जी एक यूनिक पॉइंट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, विच इज कॉल्ड ओ रीजन, या शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लिटरेचर ये भी कहता है कि ओराई की जो जगह होगी इट इज यूजली एटी रिच। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एडेनिन और थाइमिन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है इन कंपैरिजन टू ग्वानिन और साइटोसिन जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो एडेनिन और थाइमिन को जो डबल बॉन्ड है उसको जरा सा ब्रेक करना आसान है एज कंपेयर टू जीसी बॉन्ड। तो प्लीज रिमेंबर कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज यूजली जहां पर एटी रिच रीजन देखने को मिलेगा। अब यही सारी चीज एक बार हम पढ़ भी लेते हैं कि फॉर रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड मस्ट शो सेपरेशन। क्यों? क्योंकि जो पॉलीमरेज है वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड को ही डीएनए टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, जब दो स्ट्रैंड सेपरेट होके खुल जाएंगे तो दे फॉर्म ए फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहेंगे, जहां पर एक्टिव सिंथेसिस होगी। रेप्लिकेशन लूप हमेशा इनिशिएट होगा एक यूनिक पॉइंट से डीएनए पे, जिसको हम कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये रीजन यूजुअली एटी रिच होगा विच इज एडजेसेंट टू ओराई, बिकॉज यहां पर हम इजिली डीएनए की अनवाइंडिंग कर सकते हैं। अब बेटा देखा, इसको समझने के लिए कि डीएनए में एक इनिशिएशन कैसे होता है, एक हम ये वायर लेके इस डीएनए स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, समझते हैं। अब देखिए कि इसके अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल मानिए जो आपस में कॉइल्ड है और इसके 2 स्ट्रैंड है, एक तो ये ब्लू कलर का स्ट्रैंड है जी और एक ये नीचे रेड कलर का स्ट्रैंड है। अब अगर आप ये देखें कि पहले इस स्ट्रैंड पे हमने एक जगह निकाली जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी थी, वो आ गया जी ये वाली जगह, जिसको हम कहेंगे ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये जगह निकालेगा एक प्रोटीन जिसका नाम है डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन इस ओराई साइट से बाइंड कर देगा और इसको अनविंड करने की कोशिश करेगा। तो ये मान लीजिए डीएनए ए प्रोटीन आया और इसने कुछ इस तरह से इसको खोल दिया। अब देखिए कि ये चीज खुल गई है और ये चीज अब खुली ही रहे कि ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये सेपरेट ही रहे, कहीं दोबारा से कॉइल ना हो जाए, तो बॉडी इसको इंश्योर करती है और इसी के लिए एक अपना अलग प्रोटीन भेजती है जिसको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, SSSB, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। तो ये सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन अब इंश्योर करते हैं कि ये जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड हैं जी ये खुले रहेंगे, दोबारा से कॉइल नहीं होंगे। अब मुझे क्या करना है जी, इसको खोलना है जी। खोलूंगा तो ये इस तरफ भी एक आपके डीएनए की सिंथेसिस होती चली जाएगी और एक राइट डायरेक्शन में भी डीएनए की सिंथेसिस होती चली जाएगी। खोलने के लिए, इस हेलिक्स को खोलने के लिए एंजाइम आता है हेलिकेस,
बड़ा सिंपल है जी। हेलिकेस जो एटीपी को यूज करता है और वो क्या करता है जी, खोलने की कोशिश करता है कि इसको इस डायरेक्शन में भी खोलने की कोशिश करेगा और इसको दोनों मतलब लेफ्ट भी और राइट दोनों तरफ खोलने की कोशिश करेगा। अब आप देखिए सपोज एक डायरेक्शन में कि हेलिकेस एंजाइम यहाँ लगा हुआ है और इसको खोलने की कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। तो जितनी ये कोशिश करता जा रहा है उतना ये वाला आगे वाला रीजन और टाइट होता जा रहा है, और टाइट होता जा रहा है। तो हेलिकेस इस टाइट रीजन को नहीं खोल सकता और इसको यहां कहा जाता है पॉजिटिव सुपरकॉइल्स। पॉजिटिव सुपरकॉइल्स की जो रीजन और ज्यादा कंडेंस या टाइटली पैक हो गया। तो इसको खोलने के लिए अब एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 एंड 2। 1 एटीपी को इस्तेमाल नहीं करता, 2 एटीपी को इस्तेमाल करता है। तो वो कैसे खोलता है कि इस पे जगह जगह छोटे छोटे निक या कट लगा देगा। कट लगाने के बाद इसको अनफोल्ड कर देगा, इसको सुलझा देगा और बाद में इसको रीसील कर देगा। तो इस तरह से ये हमारी इनिशिएशन होती है। अब इस सारी चीज को हम एक बार पढ़ भी लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन आया जो ओराई पे बाइंड होके इसको अनविंड कर दिया। तो आप इधर डायग्राम में भी देखें कि अब ये डीएनए ए प्रोटीन यहां पर आया और इसको बाइंड करके खोल दिया। खोलने के बाद ये दोनों स्ट्रैंड ये आपस में स्टेबलाइज रहे। तो इसके लिए हमारा प्रोटीन आया सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। इसके बाद आया हेलिकेस एंजाइम जिसने एनर्जी को यूज करके दोनों डायरेक्शन के अंदर स्ट्रैंड को सेपरेट करने की कोशिश करी, जिसके कारण हमारे पास एक रेप्लिकेशन बबल बन गया विद 2 रेप्लिकेशन फॉर्म। जैसे हम पहले भी बात करी थी कि जब हेलिकेस एंजाइम इस पे लगा तो उसने इस डायरेक्शन में भी खोलने की कोशिश करी और उसने इस डायरेक्शन में भी खोलने की कोशिश करी, जिसके कारण मेरे पास ये बीच में रेप्लिकेशन बबल बन गया और मेरे पास 2 रेप्लिकेशन फॉर्क आ गई। आप इसको इससे समझ सकते हैं कि 1 इन द लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन और दूसरा इन द राइट हैंडेड डायरेक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि बेसिकली इनिशिएशन फेज में डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, कि दोनों डायरेक्शन में होती है विद 1 रेप्लिकेशन बबल। अब जैसे ही हेलिकेस एंजाइम इसको सेपरेट कर रहा था तो पॉजिटिव सुपरकॉइल्स प्रोड्यूस हो गए इन द रीजन विच इज ए हेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्म। इसको सुलझाने के लिए एंजाइम आया डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 जिसको एटीपी की नहीं रिक्वायरमेंट थी, और डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 जिसको एटीपी की रिक्वायरमेंट है। वो पॉजिटिव सुपरकॉइल्स को सुलझाएंगे। कैसे सुलझाएंगे? क्योंकि उसके पास स्ट्रैंड कटिंग और लाइगेस मतलब ज्वाइनिंग दोनों एक्टिविटी रहती है। तो सबसे पहले ये जगह जगह पे निक क्रिएट करेंगे, फिर उस सुपर कॉइल्स को रिलीव करेंगे और दोबारा से रीसील्ड कर देंगे। तो इस तरह से जी हमारा ये इनिशिएशन फेज पूरा हो गया, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह डीएनए का स्ट्रैंड खुला, एक रेप्लिकेशन बबल बनाया और एक लेफ्ट हैंडेड रेप्लिकेशन फॉर्क बना और एक राइट हैंडेड रेप्लिकेशन फॉर्क बना। अब हम याद करेंगे इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन हम क्या करते हैं कि हम एक स्टेप पे समझ लेते हैं कि एक तरफ देख लेते हैं, सपोज कि ये कैसे एक तरफ कैसे होता है। तो बेटा आप ये देखिए कि इसको समझने के लिए अब हम इस डायग्राम को देखें तो ये आपके पास स्ट्रक्चर था। अब मैं क्या करता हूं कि इसको ऐसे डायरेक्शन में ले लेता हूं और अब हम एक डायरेक्शन के अंदर सपोज ये वाला इस रेप्लिकेशन फॉर्क पे स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये चलेगा। यहाँ पर शायद और ज्यादा क्लियर है, ऐसे है आप देखिए। अब आप ये देखिए कि मेरे पास 2 स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड आपका ब्लू कलर का है और ये स्ट्रैंड आपका रेड कलर का है, ठीक है। डीएनए की सिंथेसिस एक ही डायरेक्शन में हो सकती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड आपस में एंटी पैरेलल हैं तो नेचुरली जो सिंथेसिस होगी वो भी एंटी पैरेलल होगी। अब आप ये देखिए कि ये जो ब्लू वाला स्ट्रैंड है, सपोज जिस ऊपर वाली डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ ये रेप्लिकेशन फॉर्क खुल रहा है और यहां पर जो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसी डायरेक्शन में हो रही है। मतलब जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क खुल रहा है
उसी डायरेक्शन के अंदर आपकी डीएनए की सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रही है। तो जिसके कारण मैं ये कहूंगा कि जब ये इसी डायरेक्शन में बन रहा है, यहां पर इस डायरेक्शन में, तो ये कंटिन्यूअसली बनता चला जाएगा एंड दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज ए लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन अगर मैं दूसरे स्ट्रैंड की बात करूं जो आपका लाल कलर का है, क्योंकि अब इसमें जो डीएनए की रेप्लिकेशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यहां पर जो सिंथेसिस होगी वो रुक रुक के छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स के रूप में होगी, और इसलिए इस स्ट्रैंड का नाम होगा लैगिंग स्ट्रैंड। अब इसी चीज को हम एक डायग्राम में देख लेते हैं। ये जो डायग्राम आपके सामने है, आप देखिए कि ये जो एक तरफ है ये वाला जो ब्लू कलर का है, यहां पर जो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है इट इज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और रेप्लिकेशन फॉर्क ये आपका ऊपर की तरफ खुलता जा रहा है, इट इज ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली बनता चला जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि अगर हम दूसरे की बात करें तो जो दूसरा स्ट्रैंड है रेड वाला, यहां पर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब इट इज ऑकरिंग इन दिस डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में ये हो रहा है, विच इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर। तो यहां पर ये डीएनए रुक रुक के छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स के रूप में बनेगा, सो दिस इज कॉल्ड द लैगिंग स्ट्रैंड। अब डीएनए की रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज ये खुद ब खुद इनिशिएट नहीं कर सकता, उसको चाहिए प्राइमर। बिना प्राइमर के वो इनिशिएट नहीं कर पाएगा। अब प्राइमर आप समझिए कि एक वर्ड है कि अगर आप किसी पेंटर को कहो कि इस लकड़ी पे पेंट करना है, तो वो कहेगा जी पहले इस पे प्राइमर लगाना पड़ेगा फिर हम पेंट लगाएंगे। तो जस्ट उस तरह से आप ये समझिए कि प्राइमर विच इनिशिएट दैट थिंग। एक और अच्छी बात यह है जी, यहां पर हमें चाहिए आरएनए प्राइमर। और आप कहेंगे जी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आरएनए प्राइमर क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पर हम सिंगल स्ट्रैंड बना रहे हैं और आरएनए भी हमारा सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसलिए प्लीज रिमेंबर वी रिक्वायर आरएनए प्राइम। तो आप ये देखिए कि यहां पर ये एक ग्रीन कलर का आरएनए प्राइमर यहां पर आके लग गया, और फिर इस डीएनए पॉलीमरेज 3 ने क्या करा कि इस प्राइमर को कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन के अंदर सिंथेसाइज कर दिया इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, जिसके कारण इट इज कॉल्ड एज द लीडिंग स्ट्रैंड। अब हम दूसरे स्ट्रैंड की बात करें तो यहां पर कई आरएनए प्राइमर, देखिए एक आरएनए प्राइमर ये, एक आरएनए प्राइमर ये, एक आरएनए प्राइमर ये, तो कई आरएनए प्राइमर यहां पर आके लग गए। उसके बाद एंजाइम आया डीएनए पॉलीमरेज 3, उसने क्या करा कि इस आरएनए प्राइमर को बना के छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना दिए, ये डीएनए छोटा फ्रेगमेंट, ये डीएनए का छोटा फ्रेगमेंट, जिसको ओकाजाकी ने डिस्कवर किया था एंड इट इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब आरएनए प्राइमर का काम पूरा हो गया, तो डीएनए अपने अंदर से आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। कैसे रिमूव करेगा जी? डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम आएगा और वो इस जहां पर भी ये आरएनए प्राइमर लगा होगा, सपोज आप ये मानिए कि यहां पर एक आरएनए प्राइमर था, उसको रिमूव कर दिया बाहर। अब जब उसने इस आरएनए प्राइमर को हटाया तो वहां पर एक छोटा सा गैप भी क्रिएट हो गया, तो उस गैप को भी इस डीएनए पॉलीमरेज 1 ने फिल कर दिया। तो अब हमारे पास क्या है जी, सारे आरएनए प्राइमर हट चुके हैं और उस गैप को डीएनए पॉलीमरेज 1 फिल कर चुका है। तो अब इसके बाद मेरे पास छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स रह जाएंगे जिसको जोड़ना है, और ये जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज, जो ये छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ देता है एंड वी गेट द लैगिंग स्ट्रैंड। हमें लैगिंग स्ट्रैंड देखने को मिलती है। अब यही सारी चीज हम एक बार पढ़ भी लेते हैं कि अगर मैं इलोंगेशन की बात करूं, मेरे पास दो तरह के स्ट्रैंड बनेंगे, एक बनेगा जी लीडिंग स्ट्रैंड
और एक बनेगा लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड का क्या मतलब है कि ये स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज होगा इन द सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क मूव करेगा, तो ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो जाएगा। और लैगिंग स्ट्रैंड का क्या मतलब है जी, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन इट विल सिंथेसाइज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, तो इट विल फॉर्म इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, जिसके कारण ये छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसके बाद हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो की एंजाइम है वो डीएनए सिंथेसिस को इनिशिएट नहीं कर सकता, इसलिए उसको चाहिए आरएनए का प्राइमर। ये आरएनए का प्राइमर हमें एंजाइम प्राइमेस या प्राइमोसोम से मिलता है, which are basically complementary and anti-parallel to DNA template and serve as a primer for DNA synthesis। अब हम elongation की बात करें तो DNA polymerase 3 वो एंजाइम है जो elongation को काम करता है both in the leading strand and as well as the lagging strand during DNA synthesis। जस्ट देख लेते हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है। लीडिंग स्ट्रैंड में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जस्ट रिक्वायर्ड कि यहाँ डीएनए पॉलीमरेज 3 एक सिंगल आरएनए प्राइमर के ऊपर एक्ट करता है और डीएनए को कंटिन्यूसली सिंथेसाइज कर देता है सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन के अंदर रेप्लिकेशन फॉर्क मूव करता है। ये तो ये हो गया आपका लीडिंग स्ट्रैंड। अब बात करें आपकी लैगिंग स्ट्रैंड पे, तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए पॉलीमरेज 3 डीएनए को ऐड करता है एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जिसको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसके बाद हमारा है बेसिकली टर्मिनेशन का फेज। अब टर्मिनेशन के फेज में क्या होता है कि आरएनए प्राइमर को हमें निकालना होता है। वो कौन निकालता है? वो डीएनए पॉलीमरेज 1 निकालता है, और बाद में ये जो डीएनए का जो गैप क्रिएट हो गया वो डीएनए पॉलीमरेज 1 उसको फिल करेगा, और बाद में डीएनए लाइगेज इसको सील करके एक पूरा हमारा लैगिंग स्ट्रैंड बना देगा। अब बेटा यही चीज को मैंने एक एनिमेशन के रूप में देखने की कोशिश करी है, तो प्लीज उसको भी आप देखिए। अब आप ये देखिए कि ये जो आपका ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये ब्लू कलर का स्ट्रैंड है, और ये इधर आपका एक रेड कलर का स्ट्रैंड है। रेप्लिकेशन फॉर्क आप ध्यान से देखिए कि इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ये वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, तो नेचुरली इट विल फॉर्म इन द सेम डायरेक्शन जिसमें रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा है। तो आप ये देखिए कि ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होगा एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड। तो जी यहां पर आपका आरएनए प्राइमर अब आके लग गया। आरएनए प्राइमर के बाद ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम आया, और इसने क्या करा कि कंटिन्यूसली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर एक कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड बना दिया, एंड दिस इज कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड। ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड बन गया। अब हम रेड की बात करते हैं, जो जिसके अंदर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन के अंदर है, विच इज अपोजिट टू द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यहां पर जो सिंथेसिस होगी वो रुक रुक के होगी। कैसे होगी जी? पहले तो काफी सारे ये ग्रीन कलर के आप ये देखिए कि आरएनए प्राइमर यहां पर आके लग गए। फिर आया डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम, जो इस आरएनए प्राइमर को इलोंगेट करके छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना देगा। तो आप ये देखिए कि इसने ये छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना दिए, और इसी को ओकाजाकी साहब ने डिस्कवर किया था। सो दीज आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब अगला स्टेप क्या है कि मुझे इस आरएनए प्राइमर को रिमूव करना है, तो इसके लिए आया एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1। वो अब ध्यान से देखिए कि वो इस आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा। ये आपके आरएनए प्राइमर रिमूव हो गए। अब रिमूव होने के बाद वहां पर एक छोटा छोटा गैप बन गया, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 ने इस गैप को भी फिल कर दिया।
अब मेरे पास ये छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ गए जिसको आपस में ज्वाइन करना है, सील करना है। तो अब आया एंजाइम डीएनए लाइगेस, जिसने इस छोटे छोटे फ्रेगमेंट को सील करके एक मेरे पास बना दिया, विच इज कॉल्ड द लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से ये डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अब बेटा थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो हम ये देखेंगे कि ये डीएनए पॉलीमरेज 3 और डीएनए पॉलीमरेज 1 बेसिकली ये कैसे काम करता है, इसका डिटेल देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर मैंने सिर्फ ये लैगिंग स्ट्रैंड को दिखा रखा है कि ये कैसे, इधर भी आप ये देखिए कि ये भी एक लैगिंग स्ट्रैंड है और ये भी एक लैगिंग स्ट्रैंड है, कि इस डायरेक्शन में ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम नीचे में बन रहा है। तो यहां पर ये सिंथेसिस कैसे होती है लैगिंग स्ट्रैंड पे। लैगिंग स्ट्रैंड पे हम देखें कि आरएनए प्राइमर लग चुका है जी, अपनी अपनी जगह पे आके लग चुका है। अब आएगा जी हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3। इसका काम है कि इस लैगिंग स्ट्रैंड, सॉरी इस प्राइमर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाना। अब वो क्यों बना पाएगा? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास एक एक्टिविटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। आई रिपीट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, जिसका क्या मतलब है कि 5 से 3 डायरेक्शन के अंदर डीएनए को पॉलीमराइज करना, बनाना। तो ये जी इस एक्टिविटी की वजह से अब ये क्या करेगा जी, आप ध्यान देखिए कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसने यहां पर ये स्ट्रैंड बना दिया, और स्ट्रैंड बना दिया तो अब वो फिडिलिटी, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल भी होनी चाहिए। तो जी ये इसने अपना बेस लगाना शुरू कर दिया जी, बेस पेयरिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है। लेकिन अब हमें यहां पर एक्यूरेसी भी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं बेस पेयरिंग में गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर यहां गड़बड़ हो गई तो आरएनए में होगी, आरएनए में हो गई तो प्रोटीन में होगी, और उससे म्यूटेशन हो जाएगा और लीड टू परमानेंट चेंज। तो जब हमने इसको क्लोजली देखा तो ये पता लगा जी यहां पर ये जी टी में गड़बड़ी हो गई, क्योंकि जी सी के साथ तो बाइंड हो सकता है, टी के साथ नहीं हो सकता। अब हमें इस गलती को सुधारना है। तो अब हमें जी और टी को कैसे सुधारेंगे कि पहले इसको हटाया जाए। अब मेरे पास दो रास्ते हैं कि या तो जी मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब या तो मैं ऊपर से नीचे यहां तक पहुंचूं, और ये दूसरा तरीका, या मैं नीचे से ऊपर काटते हुए यहां तक पहुंचूं। अब मैं ऊपर से नीचे मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम में अगर इसको काटने की कोशिश करूंगा तो यहां पर मेरा प्राइमर भी चला जाएगा, और अभी तक मेरी रेप्लिकेशन पूरी नहीं हुई है। तो बॉडी प्राइमर को कुछ नहीं कहेगा, बोले भैया तुम्हें तो रुकना है क्योंकि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। तो बॉडी सेफली क्या करेगी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम काटना शुरू करेगी, और काटने के लिए दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सो का मतलब होता है कि एक एंड से काटना और अंदर की तरफ जाना। तो अब क्या करा जी, इस 3 प्राइम टू 5 प्राइम ने यहां से काटना शुरू करा, ये नीचे वाला रिमूव कर दिया, ये वाला रिमूव कर दिया, ये वाला भी रिमूव हो गया। अब यहां पर लगना है सही। सही कौन लगाएगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज। तो आप ध्यान से देखिए कि अब ये 5 प्राइम टू 3 पॉलीमरेज ये दोबारा से एक्टिव हो गया, और इसने फिर 5 से 3 डायरेक्शन में इसने क्या करा जी, सिंथेसिस कर दी सही करके, जिसको हम कहते हैं प्रूफ रीड कर दिया सही करके। तो इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम हो गया, जिसके पास दो एक्टिविटी थी, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, और दूसरी थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब हम आते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 पे। इसका क्या काम है जी, आरएनए प्राइमर को रिमूव करना। अब आरएनए आपका 5वें डायरेक्शन में है, तो मुझे 5 से 3 डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो मुझे चाहिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, जो ये क्या करेगा, यहां पर गौर कीजिएगा कि इसने इस प्राइमर को निकाल के बाहर कर दिया। अब इस गैप को फिल करना है। गैप 5 से 3 डायरेक्शन में फिल हो सकता है। एक्टिविटी चाहिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। तो इसने क्या करा जी, इस गैप को फिल कर दिया, और जी अपना कंप्लीमेंट्री जो भी बॉन्डिंग थी जी बनानी शुरू कर। फिर वही कहानी, इसने फिर चेक किया कि कहीं यहां पर गड़बड़ी तो नहीं हो गई।
तो देखा जी गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी कहाँ मिली? ए और सी के साथ। ओके, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ सकता है, सी के साथ। अब इसको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए फिर ये क्या आया जी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस आया, इसने इसको रिमूव करा, इसने इसको रिमूव करा। अब मुझे दोबारा से सिंथेसिस करनी है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी दोबारा से एक्टिव हो गई जी, और उसने इसको प्रूफ रीड करके सिंथेसाइज कर दी। बाद में आ गया बेटा आपका डीएनए लाइगेस, जिसने इस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को जोड़ दिया। तो मैं कह सकता हूं कि डीएनए पॉलीमरेज के पास 3 एक्टिविटी है। पॉलीमरेज 1 के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5 टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड 3 टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो अगर आप दोनों में देखें तो सिर्फ एक ये एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यही एक एडिशनल एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास होती है, क्योंकि उसको प्राइमर निकालना होता है। बाकी ये वाली और दीज टू एक्टिविटी, दीज आर द कॉमन एक्टिविटीज जो होती है। अब इसी को हम एक बार पढ़ भी लेते हैं। तो अगर मैं बेटा डीएनए पॉलीमरेज 1 एक्टिविटी की बात करूं, तो पहले इसके पास होती है जी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जिससे ये आरएनए प्राइमर को निकाल के बाहर कर देता है। फिर इसके पास होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, जिससे ये गैप को फिल कर देता है। और इसके बाद इसके पास होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी एक्सोन्यूक्लियस, जो प्रूफ रीडिंग में मदद करती है कि जो गलत बेस लग गया था उसको वहां से हटाने। ये हो गया आपका डीएनए पॉलीमरेज 1, सॉरी मैं पहले 1 बता गया। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें तो इसके पास 2 एक्टिविटी होती हैं। फर्स्ट होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, जो डीएनए को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो आपका प्रूफ रीडिंग के अंदर काम करता है। तो बेटा इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपने जितना भी ये पढ़ा, ये आपने पढ़ा प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स का मतलब जो स्मॉल बैक्टीरिया सेल्स वॉल्स होते हैं, उसके अंदर ये रेप्लिकेशन होती है। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, जो हमारे प्लांट्स, एनिमल्स या जो हम हैं, उसके अंदर कैसे होता है, तो उसके अंदर बेटा प्रोसेस तो ये जो हमने पढ़ा सब सेम ही, यही वाला प्रोसेस होता है। लेकिन वहां पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थोड़े अलग होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट की बात करें, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। मतलब पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। तो अब आप इसको कैसे याद करेंगे? तो मैंने देखिए कि मैंने इसको भी एक ऐसे फैशन में रखा हुआ है कि जब वो रनर्स दौड़ते हैं एक राउंड सर्कल में, तो सबसे आगे वाला, पहले वाला सबसे आगे खड़ा होता है, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे और फिर उसके पीछे। तो इससे मैंने थोड़ा याद करने की कोशिश करी है कि जो सबसे आगे वाला है, लीड कर रहा है, वो लीडिंग स्ट्रैंड को बनाएगा, और जो उसके पीछे एक लैग कर रहा है, वो लैगिंग स्ट्रैंड को बनाएगा। जो सबसे पहले वाला है, जो शुरू कर रहा है, वो प्राइमर को बनाएगा। जो बीच में है, मिडल में, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की सिंथेसिस करेगा, और जो एक बच गया आपका बीटा, वो डीएनए की रिपेयर करेगा। इसके अलावा जो आखिर वाले तीनों हैं, तीनों के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होगी। तो कुछ इस तरह से आप यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शन को याद कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा एक ताजमहल के बारे में। तो आज हम कह सकते हैं कि आज हमने शहंशाहों की मोहब्बत का भ्रम तोड़ दिया, क्योंकि आज हमने भी अपने घर में एक ताजमहल बना रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन की कैसे होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन।